नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 25 नवंबर 2024 की थी। ये एक रिट पिटीशन सिविल नंबर 645 ऑफ 2020 की ये रिट पिटीशन थी, जिसमें पिटिशनर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का ये केस था। इसमें याचिकाकर्ता ने एक प्रेयर मांगी थी कि जो संविधान के अंदर जो वर्ड है सेकुलर और सोशलिस्ट, ये और इन वर्ड्स को डिलीट करने के लिए प्रेयर मांगी थी। और कथन ये था कि ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं सेकुलर और सोशलिस्ट, जब संविधान लिखा गया था 1949 में, तो उस समय ये वर्ड्स इंसर्ट नहीं किए गए थे, बल्कि ये 42 अमेंडमेंट मींस 42वें अमेंडमेंट के अंदर ये जब अमेंडमेंट पास किया था पार्लियामेंट ने, तब जाकर ये वर्ड्स हैं सेकुलर और सोशलिस्ट वो इंसर्ट किए गए हैं। और भी ग्राउंड्स थे वो रेज किए गए थे, और उसमें बताया गया था चूंकि इमरजेंसी का समय था और जो पीपल ऑफ द कंट्री है उनकी विल नहीं थी ये, और तो ये इमरजेंसी के दौरान जो है वो पास किया गया था। तब जो पार्लियामेंट का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो नहीं फॉर्म्ड हुई थी, तो इसलिए इन वर्ड्स को डिलीट करने के लिए प्रेयर मांगी थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दी पिटीशन को। इवन नोटिस भी इशू नहीं हुआ इसमें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो 44 ईयर्स हो चुके हैं और इसलिए अब और इसको वाइडली एक्सेप्ट किया जा चुका है, और इसमें पार्लियामेंट के पास भी पावर होती है 368 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वो अमेंडमेंट कर सकती है। तो बाकी यहाँ पर आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था इस पे। तो इसमें जो रिट पिटीशन थी वो चैलेंज की गए थे जो वर्ड्स थे सोशलिस्ट और सेकुलर, जो परमेएबल के अंदर डाला गया है संविधान के अंदर, जो कि 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में डाले गए थे। चैलेंज कई ग्राउंड्स पे किए गए थे। पहले रेट्रोस्पेक्टिवली था कि एक इंसर्शन जो किया गया है 1976 में किया गया था, जो कि जबकि संविधान था वो 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था। तो इससे सेकुलर जो है वो डिलिबरेटली डाला गया है, मींस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मींस, और सोशलिस्ट भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है इकोनॉमिक पॉलिसी को, जो कि अब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से चलाना चाहे तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो इसलिए ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो फ्री विल ऑफ द पीपल के हिसाब से फॉर्म्ड होती है, तो इसलिए इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये सबमिशंस थे, और 42 अमेंडमेंट के बारे में बताया कि ये विशिएटेड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 42 अमेंडमेंट को असंवैधानिक करार करने के लिए प्रेरणा मांगी गई थी। और साथ में ये कहा गया कि ये पास हुआ था इमरजेंसी में 2 नवंबर 1976 में, जब नॉर्मल टेन्योर था लोकसभा का वो खत्म हो चुका था 18 मार्च 1976 में। तो इसलिए कोई विल नहीं थी इन पीपल की कि वो सैंक्शन करे इस अमेंडमेंट्स को। अब कोर्ट ने कहा ये जो रिट पिटीशंस है उनकी डिटेल एडजुडिकेशंस की आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि जो वीकनेस जो फ्लॉज और वीकनेस है आर्गुमेंट्स की वो सामने नजर आ रहे हैं। दो एक्सप्रेशन जो बताए गए सेकुलर और सोशलिस्ट जो इंसर्ट किए थे परमिएबल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, जो अमेंडमेंट्स जो थे वो 1976 में बनाए थे। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर दी गई है कि अमेंडमेंट को किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो पावर अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट के पास है। तो और जो अमेंडिंग पावर है वो भी परमिएबल को भी अमेंड किया जा सकता है। तो उसको चैलेंज भी किया जा सकता है संविधान को कि कई ग्राउंड्स में, जब पहला कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का अगर उसको वायलेट किया जा रहा हो तब उसको चैलेंज किया जा सकता है। अब ये बताया कि जो संविधान जब एक्सेप्ट किया गया था तो पीपल ऑफ इंडिया मींस
जो इस लोगों द्वारा दिया गया था ये 26 नवंबर 1949 को, तो ये कोई डिफरेंस नहीं बनाता है। और ये जो अब किस तरीक को अडॉप्शन किया गया है, तो वो कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देती है पावर जो दी गई है पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के अंदर। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव आर्गुमेंट अगर एक्सेप्ट भी कर लिया जाए तो ये अप्लाई भी करता है अमेंडमेंट को ऊपर, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंडमेंट करना हो तो पावर पार्लियामेंट जो है वो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहले, ये सही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तब उन्होंने सोशलिस्ट और सेकुलर इंक्लूड नहीं किया था अपने परमिएबल में, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है कि वो अमेंड कर सकती हैं जो आर्टिकल 368 के अंदर। और 1949 में टर्म जो सेकुलर था वो उसे समझा गया था ये इम्प्रिसाइज है, क्योंकि कई स्कॉलर्स और जूरिस्ट ने ये इंटरप्रिटेशन निकाला था कि ये धर्म के अगेंस्ट में, धर्म के खिलाफ है, अपोज टू रिलीजन है। लेकिन समय के साथ भारत देश ने अपनी एक खुद की इंटरप्रिटेशन निकाली सेकुलरिज्म की, जिसमें स्टेट ने कहा कि, जिसमें स्टेट ने सपोर्ट किया कि वो स्टेट ने किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया और ना ही पेनलाइज किया कि किसी भी तरह के आप प्रैक्टिस और प्रोफेशन को जो भी है, फेथ जो है आपका, आप जो भी प्रैक्टिस ऑफ करते हैं फेथ रिलीजन के साथ, तो उसको पेनलाइज भी नहीं किया, क्योंकि ये प्रिंसिपल था जो इंश्योर्ड था आर्टिकल 14, 15 एंड 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन्स और रिलीजियस ग्राउंड्स while guaranteeing equal protection of laws और equal opportunities in public employment। तो वर्ड जो भी है वो रहता है वो इसको आप मीन्स डिलीट कर दीजिएगा अगर कोई निकला हो मुंह से। तो अब ये परमिएबल जो है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है और अपॉर्चुनिटी और है और फ्रेटर्निटी और इंश्योर करता है इंडिविजुअल की डिग्निटी को, और इसको साथ मींस जस्टिस के साथ, न्याय के साथ देखना चाहिए, जो कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लिबर्टी के साथ हो, जो उनका एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप है, जो रिफ्लेक्ट करता है इनके सेकुलर इथोस पे। आर्टिकल 25 जो है वो गारंटीज करता है सारे पर्सन्स को इक्वल फ्रीडम के साथ कि वो अपनी फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं रिलीजन को, सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। तो स्टेट की पावर भी है कि रेगुलेट कर सकते हैं सेकुलर एक्टिविटीज को जो रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ एसोसिएट करती हो। आर्टिकल 26 जो है वो हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को के ऊपर एक्सटेंड करता है और कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, और मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स, और जो ओन एंड एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को ले भी सकते हैं, एक्वायर भी कर सकते हैं, और एडमिनिस्टर किसी भी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और आर्टिकल 29 जो है वो सेफ गार्ड करता है कल्चर ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को, और आर्टिकल 30 जो है वो ग्रांट करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। इसके अलावा डिस्पाइट दिस प्रोविजंस, आर्टिकल 44 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो परमिट करता है स्टेट को कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती हैं, बनाती हैं फॉर इट्स अपने जो सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए। तो कई डिसीजंस आए हैं इस कोर्ट में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट भी आई थी, केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एस.आर. बोमनाई वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेकुलरिज्म जो है वो एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर.सी. पोर्टुगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कोर्ट ने एलुसिडेट किया था कि जो सेकुलर जो है वो प्रेजेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में जब जब परमिएबल को इंसर्ट करने से पहले 42nd अमेंडमेंट 1976 से पहले। सेकुलरिज्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेशनल को कि कमिट करना, कि नेशनल कमिट करता है कि सारे पर्सन्स को ट्रीट करे ऑल इक्वली बिना किसी भेदभाव के। और एम इस्माइल फरूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फरूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट ने एलेबोरेट की थी ये एक्सप्रेशन सेकुलरिज्म की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और जिसका वाइडेस्ट पॉसिबल स्कोप था, और इसका कि स्टेट जो है
वो मेंटेन करेगी नो रिलीजन्स ऑफ इट्स ओन, और सारे पर्सन जो हैं वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर चॉइस रिलीजन। और ये सेकुलर नेचर ऑफ स्टेट कहीं भी प्रिवेंट नहीं करता कि एलिमिनेट करे कि एटीट्यूड्स को, और ये लार्जर इंटरेस्ट पे, जब ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट पे होगा वो कि ये या फिर वो रोके किसी की डेवलपमेंट को, या तो राइट टू इक्वलिटी के लिए। तो ये सारा ग्राउंड से बताए थे जो जजमेंट में बताए थे। तो सिमिलरली अब पहले तो सेकुलरिज्म के ऊपर बताया था, अब बताया था सोशलिज्म के। सोशलिज्म को भी कहा कि इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट की, वो पीपल की चॉइस है उस समय की जब उसे इलेक्ट किया गया हो, ना तो संविधान ना ही परमेबल किसी स्पेसिफिक पॉलिसी और स्ट्रक्चर को मैंडेट करता है, और चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो। और सोशलिस्ट का डिनोट करता है कि स्टेट की कमिटमेंट कि वो एक वेलफेयर स्टेट बनाए ताकि इंश्योर करे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली एम्ब्रेस करता है मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो जो मीन्स एक मिक्स्ड इकोनॉमी को करता है, एम्ब्रेस करता है कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर ने भी फ्लोरिश किया है, एक्सपेंड किया और ग्रोथ किया कई सालों से। उसने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें मार्जिनलाइज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस थे, कई तरीके से उनको ऊपर अपलिफ्ट किया है। तो सोशलिज्म एम्बॉडीज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, और स्टेट जो है वो इंश्योर करता है कि कोई किसी भी सिटीजन को डिसएडवांटेज ना हो जो कि इकोनॉमिक और सोशल सर्कमस्टांसेस से। तो सोशलिज्म रिप्रेजेंट करता है गोल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, और कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को और राइट टू बिजनेस, और ए फंडामेंटल राइट जो दिया गया आर्टिकल 19(1)(g) का। तो आर्गुमेंट ये था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाए, क्योंकि ये एमरजेंसी के लिए बनाया गया था, और ये लोकसभा का जो एक्सटेंशन हुई थी, ये कहा कि ये पहले भी डेलिब्रेट ये किया जा चुका है, इस पर बहस की जा चुकी है जब संविधान का 45th अमेंडमेंट बिल आया था 1978 में, जब ये बिल आया था 1978 में। लेकिन इस डेलिब्रेशन से अब जो वर्ड था सेकुलर और सोशलिस्ट, उसको उस समय भी स्क्रूटनी में आया था, लेकिन जो बिल था वो रीनंबर्ड हो गया, फिर 45th से बन के 44th अमेंडमेंट एक्ट बना। और जो सेकुलर वर्ड जो था वो डिनोट करता था रिपब्लिक को कि वो इक्वल रिस्पेक्ट करेगा सारे रिलीजन्स को, चाहे सोशलिस्ट वाज कैरेक्टराइज्ड ये किया गया था कि वो रिप्रेजेंट करेगा रिपब्लिक डेडिकेटेड टू एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, चाहे वो किस हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन जो होगी उसको एलिमिनेट करेगा, चाहे सोशल पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो। अब सच अमेंडमेंट जो था वो प्रपोज किया गया था आर्टिकल 366 के अंदर, वो एक्सेप्ट नहीं किया था काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने। नो डाउट अब ये बताया एक्सेल बियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये जजमेंट आई थी। तो इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो सोशलिस्ट जो है परमिएबल के अंदर डाला गया है, जो वो इनेबल करता है कोर्ट को कि वो लीन करे टुवर्ड्स इन द फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन और स्टेट ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज को, जो एक लार्जर पोर्शन है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक रिसेंट जजमेंट आई थी प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, उसने एक सारे क्लियर कर दिया थे डाउट्स को और एम्बिग्यूटीज को। ये कहा गया था कि जो संविधान जो है वो अलाउ करता है इलेक्टेड गवर्नमेंट को कि वो एक स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करे जो इकोनॉमिक गवर्नेंस के हो, जो सब सर्व करे पॉलिसीज को, जो कि अकाउंटेबल हो इलेक्टोरेट के। इंडियन इकोनॉमी जो है वो ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जो डोमिनेशन से, तो अब एक को एग्जिस्टेंस पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो रिट पिटीशन जो थी अब ये कहा कि फाइल की गई है 2020 में, 44 साल हो चुके हैं जब वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर बिकम जो इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं परमिएबल का। तो इसलिए प्रेस जो है ये क्वेश्चनेबल बनती है, और ये टर्म्स जो है अचीव किए थे जो कि अब वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस किए जा चुके हैं, और मीनिंग्स भी समझ में आ चुका है बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो बिना किसी सेम्बलेंस ऑफ डाउट जो एडिशन ऑफ द परमिएबल जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ना ही इम्पीड रोकता है लेजिस्लेशंस और पॉलिसीज को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की है, कि इस तरह के जो एक्शंस हैं वो कहीं इन्फ्रिंज नहीं करते फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम ये कोई लेजिटिमेट कॉज नहीं पाते, कि जस्टिफिकेशन नहीं पाते कि इस प्रकार की जो
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जा रहा है 44 साल के बाद, तो सर्कमस्टांसेस कोई वारंट नहीं करते कोर्ट को कि वो डिस्क्रिशन को मींस एक्सरसाइज करे और एक एग्जॉस्टिव एग्जामिनेशन करे और कॉन्स्टिट्यूशन जो पोजीशन जो है जो कि रिमेन अनएम्बिगुअस है वो नेगेट कर रही है नीट को, जो कि एक डिटेल एकेडमिक प्रोनाउंसमेंट करे। तो ये क्लियर पोजीशन था। अब यहाँ पर कोई प्रकार की जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि हम एक नोटिस जो है वो इस प्रेजेंट रेट पिटीशन में इशू करें, और इसलिए इसको खारिज किया जाता है। पेंडिंग एप्लीकेशंस थी फॉर इंटरवेंशन, वो भी डिसमिस हो गई है। तो ये जजमेंट आई थी डबल बेंच की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 25 नवंबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।